हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो सेट आया है बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसके आंसर पे। तो ऑब्जेक्टिव को आज की क्लास में हम लोग जो 80 ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए देखते हैं कि इस तरीके का ऑफिशियल पेपर है जैसा कि हमारा फाइनल एग्जाम में पेपर आएगा वैसा है, जिसमें दिया हुआ है कि समय हमें मिलने वाला है 2 घंटा 45 मिनट और यहाँ प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो देखिए 80 प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 80 और उसके बाद 24 जो है वो लघु उत्तरीय जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास 24 होगा और इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय में 8 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के सिलसिले को। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से 80 ऑब्जेक्टिव हमारे पास आएगा। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। क्या? तो इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, इसके सामने आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में पहला है मछली, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है पेड़ और चौथा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी है मानव। तो यहाँ पे जो मिट्टी हो जाएगा वो होगा राइट आंसर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग एक मिनट यहां करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 33%। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो महानदी पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी बच्चे दे सकते हैं, टैक्सोल। टैक्सोल का प्रयोग कहाँ है, टैक्सोल क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैंसर रोधी दवा। टैक्सोल क्या है, तो कैंसर रोधी दवा है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो इनमें से आप लोग ऑप्शन है आपके सामने है, बॉक्साइड है, क्रोमाइट है, ग्रेफाइट है और निकेल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो टर्शियरी कोयला भंडार का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा झारखंड। इसका सही जवाब होगा झारखंड। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है, यूरेनियम, बॉक्साइड, मोनाजाइट या थोरियम। इसका जल्दी से आप जवाब दे दो, क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्साइड। क्या होगा, बॉक्साइड सही जवाब होगा। हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं इसको ताकि ज्यादा समय ना लगे। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 9। कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट जवाब है, राइट आंसर जो है इसका वो है 8। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। तो अगला ऑब्जेक्टिव है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। बिहार से है, गुजरात से है, केरल से है या राजस्थान से है। जल्दी से आप लोग बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का जो है वो हो जाएगा तरुण संघ यानी कि एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। तो
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबड़क हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे चले तो 11 नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में है, बिहार में है, केरल में है या झारखंड में है? 12 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बिहार हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेड बुक। ठीक है, रेड बुक। अगला चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल आप लोग को मालूम है कि जाड़े के दिनों में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं, और चावल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है चूना पत्थर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कोंकण रेल परियोजना। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से भी होकर गुजरता है, गोवा से भी गुजरता है, केरल से भी गुजरता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कोंकण रेल परियोजना का संबंध इन तीनों ही राज्यों से है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन के चलिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो दार्जिलिंग में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला चलते हैं। तो अगला है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कहाँ पे? बरौनी। इसके बाद चले तो निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कौन है? तो यहाँ पे वर्षा की कमी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चले। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है किस नदी से? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी या सतलज नदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22 का आंसर आप लोग एक बार कंफर्म कर दो। 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? देखिए जून 2023, जो अभी 2023 चल रहा है उसकी बात की जा रही है, तो वो था बिपरजॉय। कौन था? बिपरजॉय। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग पी तरंग के नाम से जाती है। पी से आप लोग याद रखिएगा पहले। ठीक है, पी तरंग। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे हम चले तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, पहले देखिए आप बुक में देखिएगा तो अधिकांश जगह आपको सार्वजनिक टेलीफोन देखने को मिलेगा, लेकिन अब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन ना होके मोबाइल हो चुका है। तो मोबाइल इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दो कि 26 का क्या होने वाला है। तो 26 का जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप में देखिए यहाँ से आपका इतिहास स्टार्ट हो गया है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, आगे हम बात करें
अगर तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? तो आपको मालूम है फ्रांस की क्रांति फ्रांस से हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगली पे चले तो अगला जो है राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया? तो राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस लिखने वाले कौन थे? तो अप्रैल थीसिस को लिखा था लेनिन ने। किसने लिखा था? लेनिन ने। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का लेनिन सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए यहाँ पे लेनिन दिया हुआ है, लेनिन सही होगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खुदाई खिदमत का गठन किसने किया था? खुदाई खिदमत का गठन जो है वो किया था खान अब्दुल गफार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो देखिए लाला हरदयाल ने आपने पढ़ा है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। अगली क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है साम्यवादी गुट का अगुवाई कौन था? अगुआ कौन था यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? सोवियत संघ था। ठीक है, कौन सा? सोवियत संघ। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? देखिए यहाँ पे इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? तो ये हो जाएगा 95 थीसिस। ये जो है मार्टिन लूथर की कृति है। अगला चले अगले क्वेश्चन पे तो बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो देखिए बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वो किया था जेम्स ए हिक्की ने। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे चले तो आगे आप लोग देख सकते हो यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान जो है वो किस देश के अधीन था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की के अधीन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो वो स्थान था आप लोग को मालूम है दांडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने इसे लिखा था दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब होगा 1965 में। क्या होगा? 1965 में। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, इसका सही जवाब क्या होगा 39 का? तो जर्मनी ही होगा, जर्मनी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। 40 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, टोटल 80 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपका 40 में अधिकांश सही होगा। जल्दी से आप काउंट कर लो कि आपका कितना इस 40 में सही हुआ। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया? तो बंबई का जब विभाजन किया गया था तो महाराष्ट्र और गुजरात ये दो अलग अलग राज्य बने थे। ठीक है, आगे चलिए तो आगे चलेंगे तो आगे है हमारा बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो बिहार में हम आपको बता दें कि बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। बिहार में कुल कितने? 19 नगर निगम है, कंफर्म है। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा 42 नंबर था, चलिए 19। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1953 में। कब हुआ? 1953 में। आगे चले तो आगे है चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे देखिए बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय सही हो जाएगा। आगे बात करें
तो आगे देखिए, आंग सान सूची की किस देश की नागरिक थी? तो आंग सान सूची म्यांमार की नागरिक थी, म्यांमार की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो है मिशेल बाचेलेटे। ठीक है, बाचेलेट। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद पर, निष्पक्ष चुनाव पर, अलगाववाद पर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चले तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 543 सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, तो आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए 50 तक हम लोग आ गए हैं, 80 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कर रहे हैं। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड सही हो जाएगा। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का गठन के लिए कम से कम 7000 होना चाहिए, तो 7000 क्लियर, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलिए, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? तो प्रधानमंत्री थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो ये होता है डीएम, जिला पदाधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो नेपाल में 2006, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल में क्या हुआ था? 2006 में। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? 2006। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम बात करें तो जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ था? तो इस संघर्ष हुआ था बोलिविया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ था? तो बोलिविया में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ह्विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो ये आपका 56 नंबर है। इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से है। ठीक है, कहां से? तो ब्रिटेन से संबंध है। आगे चलिए, तो 57 पे हम चलते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में हम आपको बता दें कि महिलाओं को जो है वोट का अधिकार 1918 में, कब? 1918 में प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे तो इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था की दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या आप लोग जल्दी से बता दो कितना है? तो पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है, 75 है। कितना? 75। आगे चले तो आगे आप लोग देख सकते हो, आगे यहाँ पे हो गया भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। किसके शासनकाल में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? जल्दी से आप बता दो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इसके बाद चले हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे आते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो y बराबर सी आई में आई क्या है? y बराबर सी आई,
y बराबर सी आई में i क्या है, तो i क्या है, तो i का मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। इसके बाद आगे चले तो आगे देखिए इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, तो यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए तो आगे देखते हैं खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं, तृतीय क्षेत्र में। देखिए इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या हो जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, माफ कीजिएगा द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसके बाद आगे आइए तो आगे अगर हम बात करें तो किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण, लोगों के कल्याण पर जोर दिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग का 66 क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, तो पूंजी लगाओगे अगर उसका फल मिलेगा तो वो आपको पूंजी लगाने पे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो यहाँ पे संस्थागत वित्त का जो स्रोत है उसका आपके सामने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन आप जल्दी से बताओ 68 का क्या हो जाएगा। 68 का आंसर होगा सहकारी बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चलते हैं तो अगला जो है भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 69 का क्या हो जाएगा, अल्पकालीन। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है, वित्त की आपूर्ति कौन करता है। 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसका बताइए 70 का क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नबार्ड। क्या हो जाएगा, नबार्ड। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ, इसका जल्दी से आप लोग आंसर बता दो। 71 का क्या हो जाएगा, 1904 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सहकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1904 में। 9 क्वेश्चन और है, 9 क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद क्लास को खत्म करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना सही हुआ। विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है, तो यहां इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो भारत में बता दो जल्दी से कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो ये हो जाएगा 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1991। इसके बाद चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कृषि उत्पादों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ISI मार्का है, नहीं होगा, एग मार्का है जो कि सही हो जाएगा क्योंकि हॉल मार्का जो है वो गहनों पर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन होता है, तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है वो भोजन होता है, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 75 का क्या होगा, 75 का जो है वो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि भोजन भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी होता है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन होता है, तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई, इसका सही जवाब आप लोग दे दो 1989 में, 1989 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी, बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद करो, मानक हाँ
HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? तो मानव विकास सूचकांक 1990 में शुरू की गई थी, 1990 में शुरू की गई थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो मछली पालन है, पशुपालन है, वानिकीकरण और यहाँ पे जो विनिर्माण है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो है इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? आवश्यकताओं, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? तो वस्तु मुद्रा क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बता दो, या मुद्रा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, मुद्रा। ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। ये तो सब सारे समस्याओं को हल करता है। कौन? मुद्रा। ठीक है, आगे चलिए। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो इनमें से देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है व्यापारिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक व्यापारिक बैंक है और यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक बोल सकते हैं जिसको RBI कहते हैं। ये जो है ये व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 80 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्टिव है इस मॉडल सेट का, ऑफिशियल मॉडल सेट का, इसे भी हम लोग करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 80 में आपका अच्छा मार्क्स आया होगा। अगर नहीं है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे क्या करो, कमांड करो, यानी कि ऑब्जेक्टिव पे अभी से ही ध्यान देना स्टार्ट करो। तो ये आपका 80 ऑफिशियल जो पेपर जारी किया गया है उसका क्वेश्चन था। और इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा अब इसके बाद, तो हम इसके जितने भी शॉर्ट लघु उत्तरीय पहले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, लघु उत्तरीय के बाद जो इसका दीर्घ उत्तरीय होगा उसे कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से साइंस में भी हमारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।